क्या आप जानते हो इंडिया के अंदर हो रहे G20 समिट के अंदर पाकिस्तान को भारत ने क्यों नहीं बुलाया है? क्या इसका रीजन हमारी आपसी दुश्मनी तो नहीं है? अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि रीजन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल G20 का गठन हुआ था 1999 में और उस वक्त दुनिया की टॉप 20 इकोनॉमीज इसके अंदर कंसिडर करी गई थी, यानी कि दुनिया के सबसे ज्यादा टॉप समृद्ध देशों को इनके अंदर कंसिडर करा गया था। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी 1999 में काफी ज्यादा बुरी थी, इस वजह से वो G20 में शामिल नहीं हो पाया था। अब जाहिर सी बात है, जब इस ग्रुप को दुनिया की बड़ी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए बनाया गया, तो इसके अंदर शामिल होने वाले देश भी बड़े ही होंगे, उनकी इकोनॉमी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस काफी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। इस वजह से टॉप 20 इकोनॉमीज को, यानी कि दुनिया के अंदर बढ़ने वाले टॉप 20 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन क्या आप जानते हो कि G20 समिट के अंदर शामिल होने के लिए जरूरी नहीं है कि आप G20 के मेंबर ही हो। होस्टिंग नेशन कुछ पर्टिकुलर नेशंस को इनवाइट भी कर सकता है गेस्ट के तौर पे, जैसे कि भारत ने बांग्लादेश को इनवाइट किया और वहां की प्राइम मिनिस्टर भी इस G20 समिट में भारत आई हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, पाकिस्तान की हरकतें इतनी खराब रही हैं कि कोई भी देश ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान को इस G20 समिट में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, यही रीजन था कि पाकिस्तान को भारत में हो रही G20 समिट के अंदर क्यों शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, जब इनिशियली G20 का गठन हुआ तो इसके अंदर 19 इंडिपेंडेंट देश थे और 20वां था यूरोपियन यूनियन, यानी कि यूरोप के कुछ नेशंस का संगठन, जिसे यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। अब इसके अंदर रिसेंटली एक चेंज और हुआ है। इस साल यानी कि 2023 के अंदर हो रहे G20 समिट के अंदर, जो कि भारत के अंदर हुआ है, उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अफ्रीकन यूनियन को इसके अंदर शामिल होने की मंजूरी दे दी है। यानी कि आज की डेट में इसके अंदर टोटल 21 मेंबर्स हैं, 19 इंडिपेंडेंट नेशंस और 20वां है यूरोपियन यूनियन और 21वां है इसके अंदर अफ्रीकन यूनियन। अब इस G20 का एक गंदा सीक्रेट बताने से पहले मैं आपको पहले इसके टोटल 21 मेंबर्स के बारे में बता देता हूँ। इसके 21 मेंबर्स की लिस्ट है: अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन। जब भी किसी देश में G20 सबमिट किया जाता है तो इसको होस्ट करने वाला नेशन बाकी के देश के फॉरेन डेलीगेट्स को अपने नेशन में इनवाइट करता है और उनके साथ काफी दुनिया की मेजर प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है। इसके साथ साथ ही उनके रहने, खाने, पीने और मनोरंजन का भी इंतजाम किया जाता है। अब इसके अंदर काफी करोड़ों का खर्चा आता होगा। आपको क्या लगता है, इंडिया के अंदर हो रहे G20 समिट के अंदर कितने करोड़ का खर्चा आया होगा? जरा गैस करिए। 10 करोड़, 20 करोड़, भाई 50 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़? आप इस फिगर से काफी ज्यादा दूर हैं। क्या आप जानते हो इंडियन गवर्नमेंट ने इसके अंदर होने वाले खर्चे को कितना बताया है? इन्होंने बताया लगभग 4900 करोड़। मतलब कमाल की बात है ना कि दुनिया की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, गरीबों की प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो बैठक हो रही है उसके अंदर 4900 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इनफैक्ट अगर इसको यूनाइटेड स्टेट्स भी होस्ट करता तो इतना खर्चा शायद ना दिखा पाता, बल्कि वहां पे फॉरेन करेंसी काफी ज्यादा अप है, यानी कि डॉलर का प्राइस काफी ज्यादा है, वहां पे महंगाई यहाँ से ज्यादा है। फिर भी 4900 करोड़ बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने इस अमाउंट को किस तरीके से डिवाइड किया है। उनका कहना है कि लगभग 900 करोड़ तो फॉरेन डेलीगेट्स के आने जाने, होटल्स में रहने, खाने पीने, गाड़ियों के खर्चे, इन सब में खर्च हुआ है और 4000 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च करे दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन में, यानी कि दिल्ली को सजाने में। अब इस टाइप के प्रोग्राम्स में काफी स्कैम्स भी होते हैं। आप एक बात तो जानते होंगे कि कोई भी सरकार सरकारी खजाने से डायरेक्ट पैसा नहीं निकाल सकती, यानी कि जो भी हम लोग टैक्स देते हैं वो एक तरीके से सरकारी खजाने में स्टोर हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि मोदी साहब ने एक साइन करा और सरकारी खजाने से मिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने निकाल लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी कोई गवर्नमेंट सरकारी खजाने से पैसा निकालना चाहती है तो उसका उसे एक वैलिड प्रूफ देना पड़ता है, उसको ये शो करना पड़ता है कि ये पैसा किस तरीके से खर्च हो रहा है। तो मान लीजिए कि कॉमनवेल्थ गेम या फिर G20 समिट या फिर ओलंपिक किसी भी नेशन के अंदर हो रहे हैं। हम बात करते हैं अमेरिका की। मान लीजिए कि अमेरिका ओलंपिक्स को होस्ट कर रहा है। अब मान लीजिए अमेरिकन गवर्नमेंट सरकारी खजाने से पैसा निकालना चाहती है, तो ऐसा नहीं है कि अमेरिका के किसी ऑफिशियल ने सिर्फ बैंक में साइन करा और पैसा निकल गया। ये इतना भी इजी नहीं है।
जब भी वो किसी प्रोजेक्ट को डिलीवर करते हैं तो उन्हें प्रोजेक्ट्स के डिफरेंट पार्ट्स को अलग अलग डिपार्टमेंट में असाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए कि उन्हें अपनी सिटी का ब्यूटिफिकेशन कराना है, तो इस ब्यूटिफिकेशन को कराने के लिए वो किसी पर्टिकुलर एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे। 3-4 एजेंसी से कुछ कोटेशंस आएंगी, उन कोटेशंस में से वो किसी पर्टिकुलर कोटेशन को सेलेक्ट करेंगे और उसको फिर वो पास करेंगे। इस तरीके से उस एजेंसी को प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। उसके बाद वो ABCD XYZ जो भी एजेंसी का नाम है वो अपना एक बिल पेश करेगी और उस बिल को पूरे सिस्टम में दिखाने के बाद ही सरकारी खजाने से पैसा निकाला जा सकता है और उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्टर को वो पैसा दिया जा सकता है। अब हाँ, ये बात और है कि सरकारी एजेंसीज और कॉन्ट्रैक्टर के बीच एक डील हो जाए कि भाई आप ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दीजिए, इसमें मान लीजिए कि 600 करोड़ रुपए लगते हैं, लेकिन आप बिल पास कराइए 700 करोड़ का और 100 करोड़ जाएंगे इन नेताओं की जेब में। इस तरीके के स्कैम्स होना बड़े बड़े इवेंट्स में, जैसे कि G20 समिट हो या फिर कॉमनवेल्थ गेम हो या फिर ओलंपिक हो, बहुत ही कॉमन है। तो जब भी हम ऐसे किसी इवेंट में हजारों करोड़ रुपए का खर्चा सुनते हैं तो इन बातों पे गौर जरूर जाता है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि किसी सिटी का ब्यूटिफिकेशन कराने में काफी हजारों करोड़ रुपए खर्च भी होते हैं, डिपेंडिंग उस किए गए काम की क्वालिटी क्या है, वो कितने समय तक रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में ये बात खासकर देखी गई है कि जब भी कोई इवेंट आता है तभी हम काम कराना स्टार्ट क्यों करते हैं। क्या दिल्ली का ब्यूटिफिकेशन नॉर्मल डेज में नहीं हो सकता? क्या इसके लिए हमें फॉरेन डेलीगेट्स के आने का वेट करना पड़ता है? और इस ब्यूटिफिकेशन में जो पैसा खर्च किया गया है उसकी एक खास बात सुनिए, उसमें से ज्यादातर पैसा सिर्फ गरीबों को बाहरी दुनिया से छुपाने के लिए किया गया है। आप अभी दिल्ली में ट्रेवल करिए तो आपको पता लगेगा, जगह जगह दिल्ली में ब्लू कलर के बोर्ड्स लगे हुए हैं, ब्लू कलर की लंबी लंबी शीट्स लगी हुई हैं। अब इन शीट्स का काम क्या है? ऐसा नहीं है कि ये दिल्ली की कोई शोभा बढ़ा रही हैं, दरअसल इनका मकसद कुछ और है। जब भी बाहर कंट्री से आए हुए नेता गाड़ियों में घूमते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमेंगे, तो वो दिल्ली की गरीबी को नहीं देख पाएंगे, वहाँ की झुग्गी झोपड़ियों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन ये झुग्गी झोपड़ियाँ होना शायद सरकार की विफलता है, इनको ढकने की बजाय इनको दूर करना चाहिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि हमने दिल्ली की ब्यूटिफिकेशन और इस G20 समिट को कराने में 4,900 करोड़ रुपए लगा दिए, और इस समिट के दौरान हम इन गरीबों को छुपाने के लिए ये बोर्ड्स लगा रहे हैं। भाई, अगर 4,900 करोड़ रुपए इन स्लम का डेवलपमेंट कराने में लगा दिए होते तो शायद ये स्लम्स बचते ही नहीं। तो इतना बड़ा और समझदार देश होने के बाद हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम दुनिया में आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है गरीबी दूर करने की, ना कि गरीबी को छुपाने की। लेकिन एक बात ज़रूर है, हमारे देश में इतने बड़े लेवल का एक इवेंट होना काफ़ी गर्व की बात है। तो दोस्तों, देखते हैं कि इस 4,900 करोड़ के G20 समिट में इस अमूल्य धरती के लिए कितने मूल्यवान सॉल्यूशंस निकलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।